हाय एवरीवन, जय हिंद। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेटा, आज का जो टॉपिक है ये आप ही लोगों ने बोला था कराने के लिए। दिस इज एसएचएम। एसएचएम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी बार सीरियस स्टूडेंट जो है ना वो इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये तो पूरा न्यूमरिक टॉपिक है ना, तो ये छोड़ देते हैं। लेकिन देखो अभी जैसे 2013 में इसका क्वेश्चन आ गया और उससे पहले भी इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। हम आज इसका सिर्फ कॉन्सेप्चुअल्स पार्ट पढ़ेंगे कि अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम कैसे फेस करें। आज की जो क्लास है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर अ सीरियस आना सीएपीएफ स्टूडेंट। एनडीए में जब ये टॉपिक कराना होता है तो वहाँ पर थोड़ी सी इक्वेशंस, थोड़े से फॉर्मूलाज कराए जाते हैं। ठीक है, तो आज की जो बेसिकली क्लास है ये सीरियस सीएपीएफ के लिए। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले व्हाट इज एसएचएम, एसएचएम का मतलब क्या है। तो फुल फॉर्म होती है बेटा इसकी, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोले तो अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं यार, हार्मोनिक का क्या मतलब होता है। हार्मोनिक का मतलब होता है एक वो मोशन जो एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में है। राइट, अब पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोले तो एक बहुत इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि भाई हम ना एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहे हैं। ठीक है, हमने मोशन करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, बेटा पता कैसे चलेगा यार कि कितने राउंड हुए हैं, है ना, जब तक कि हम एक पॉइंट को लोकेट नहीं करेंगे। जैसे ही हमने एक पॉइंट बना दिया, हम वापस से इसी पॉइंट पर आए, तब हम कंसीडर करेंगे हाँ भाई एक राउंड हो चुका है। तो यानी ये जो मोशन हुआ ये एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में हुआ है, इसलिए ये एक हार्मोनिक मोशन है। आप एक फिक्स पीरियड के बाद आ रहे हो तो ये पीरियोडिक मोशन है। ये नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है ना, आपका टाइम वेरी भी कर सकता है, एक राउंड में कुछ और एक राउंड में कुछ और, है ना। या ये ऑसिलेटरी भी हो सकता है ना। ऑसिलेटरी में अभी बताती हूँ आपको, ऑसिलेटरी भी हो सकता है ना। तो ये सारे मोशंस किस में आ गए बेटा, ये एसएचएम में आ गए। एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक हो सकते हैं, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकते। राइट, ये तो इस नाम का मतलब हुआ। अब एसएचएम की कंडीशन क्या है ना। एक हर मोशन की एक अपनी एक कंडीशन होती है कि इस बेसिस पर हुआ तो ही ये मोशन ऐसे कंसीडर किया जाएगा। तो एसएचएम की जो फिक्स कंडीशन है वो है, डिपेंड करती दो पॉइंट पर है। ठीक है, दो पॉइंट पर। एक तो आप समझ ही गए होंगे, इस पॉइंट से आपने इस पॉइंट से कितना मोशन करा, आप कितनी दूर गए, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो एक डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर और एक डिपेंड कर रहा है कि आपने जब इससे इस पॉइंट से दूर गए तो आपकी स्पीड में कितना चेंजेस आया, आपकी वेलोसिटी में कितना चेंजेस आया। तो स्पीड और वेलोसिटी में, स्पीड नहीं वेलोसिटी में जो चेंजेस आता है उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो बेसिकली ये जो मोशन है ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। और एक और चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब लग रहा होगा यार कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इजी बनाते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि एसएचएम वो मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा। ठीक है, अब तक सारी चीज़ें इजी चल रही थी, लेकिन अब आ गया झोल। झोल क्या है बेटा, होता क्या है जब आप प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है ना। प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल के साइन में आएगा तो अकेला नहीं आता, अपने साथ किसी को लेकर आता है। और यहाँ जो एक जिसको लेकर आ रहा है वो है कांस्टेंट। और कांस्टेंट में देखा जाए बेटा तो यहाँ जो कांस्टेंट है जो एक फिक्स वैल्यू होती है, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बच्चे जो माइनस ओमेगा स्क्वायर है ये कांस्टेंट है। ओके, यहाँ एक नेगेटिव साइन के साथ आया है ये कांस्टेंट, इसका मतलब चेंजेस करेगा ही करेगा। देखिए ध्यान से, अगर मान लो एक्सेलरेशन अपर साइड में मोशन कर रहा है, छोड़ो भी अपर या नेगेटिव, आप ये कह रहे हो कि भाई एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा है सपोज, तो इस माइनस साइन की वजह से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया। अब सीरियस स्टूडेंट बोलेंगे यार इसका हमारे यहाँ क्या काम, ये तो न्यूमरिक टर्म में चला गया। बिल्कुल न्यूमरिक टर्म में, लेकिन इससे कंक्लूजन निकल कर आया। क्या कंक्लूजन निकल कर आया, आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको लगेगा यहाँ पर देखो दोनों के साइन अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है ना भाई। इसका ये मतलब है कि भले ही मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा होगा।
दैट इज द मैंडेटरी कंडीशन फॉर SHM। अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारा बेस्ट एग्जाम्पल जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, दिस इज सिंपल पेंडुलम। तो ये 2013 के पेपर में, 2017 और 11 में भी आया हुआ है, और कब कब आया और चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो सिंपल पेंडुलम बेसिकली क्या होता है? सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, यहाँ से एक रिजिड कुछ भी बॉल वगैरह ले लेते हैं और यहाँ पर एक धागा लटका देते हैं। अब भाई धागा तो लाइट वेट होता है ना, और उसमें लूप्स भी आ सकते हैं, स्ट्रेट नहीं रहेगा हमेशा क्योंकि वो तो हवा के बहाव में बह जाता है ना। तो हमें ना इसे स्ट्रेट रखना है, तो हमें इसे स्ट्रेट तभी रख सकते हैं जब यहाँ पर हम कुछ हैंग कर दें। हैंग क्या करें? तो हमने एक बॉडी ऐसी यहाँ पर लटका दी जिसका वेट ना हो, यानी वेट बहुत कम हो, ताकि हम जो एक्चुअली ऑब्जर्व करना चाहते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन क्लियर आए, है ना, अदरवाइज वेट के टर्म में चली जाएगी। ठीक है बेटा। तो ये अभी जो बॉडी लगाई है ये एक होलो बॉडी होती है मेटल की, बहुत लाइट मास होता है इसका, लाइट वेट होता है। इसको स्पेसिफिक बोलते हैं बॉब, जो वेटलेस होती है या बहुत कम मास होता है जिसका। तो हमने यहाँ पर ये सिर्फ इसीलिए लटकाई है ताकि ये जो थ्रेड है ये हमारा स्ट्रेट हो। ठीक है। अब हमने इसको ऐसे करके मोशन कराया, तो देखो बेटा ये यहाँ गया, फिर यहाँ वापस आया, ये यहाँ गया, फिर यहाँ वापस आया। तो ये मोशन कंटिन्यूअसली ऐसे चल रहा है। ठीक है। जब ये कंटिन्यूअस ऐसे चल रहा है तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। सॉरी, हाँ, ये दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट, या इनको एक्सट्रीम पॉइंट भी बोल सकते हैं, ये हो गए। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन कहाँ पर ज़्यादा और कम है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो अब नेक्स्ट कंसीडर दिस मिड पॉइंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ SHM? कि भाई ये एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर यही वो फिक्स पॉइंट हो गया ना। तो जब हम इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहीं से भी मोशन स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो अभी हमने क्या बोला था, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फोर्स भी 0, बिल्कुल MA। वर्क डन भी 0 क्योंकि वर्क नॉट डन, वर्क इज 0 क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यार बिल्कुल, क्योंकि ये तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में होती है, दैट्स वाई 0 हो गई। स्केलर क्वांटिटी होती है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में होती है। फिर आया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन होती है। अगर आप यहाँ पर बोलते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी 0 है तो पेंडुलम यहीं रुका हुआ है, बट यहाँ एक्चुअली ये मोशन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इमेजिन करो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होती तो बॉडी आगे नहीं जा पाती। ठीक है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा हो गया, तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट इधर के डायरेक्शन में हो रहा है और एक्सेलरेशन वापस मीन पोजीशन पे ला रहा है, यानी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ओके। और फोर्स भी मैक्सिमम, वर्क भी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम, क्योंकि ड्यू टू द पोजीशन हो रही है ना बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 हो गई बेटा। अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 नहीं होती है ना, तो बॉडी और आगे जाती, यानी ये जो बॉब है ये और आगे मोशन करता, बट ये यहाँ से रुककर फिर वापस आ रहा है। तो जो यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर होगा। तो ये कंडीशंस पर क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पर क्या ज़्यादा है क्या कम है, राइट। अब एक और चीज़, मान लीजिए, इसको हटा दो, मान लीजिए कि इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो L है। ठीक है भाई, अभी तो हम इसको वेटलेस कंसीडर कर रहे हैं। तो ये एक राउंड कितनी देर में कर रहा है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो वी सेड यार इसका ना एक फॉर्मूला होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, यानी अपने राउंड को कवर करने में लगा टाइम, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और G के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ध्यान से समझिए कि मान लो मैं इस थ्रेड को हटाकर, धागे को हटाकर एक मेटल की वायर लगा देती हूँ कि भाई जो ना टूटे। तो आपको सबको अच्छे से पता है कि गर्मियों में थर्मल एक्सपेंशन होता है, मेटल की लेंथ एक्सपेंड करती है, इसीलिए टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाता है ना बेटा। तो आप खुद सोचो, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। अब यहाँ से एक कंडीशन आती है, एक होता है आपका
दिस इज सेकेंड पेंडुलम। होता क्या है भाई सेकेंड पेंडुलम? सेकेंड पेंडुलम नाम से पता चल रहा है ना, सेकेंड पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, पहली चीज। सेकेंड, अब आप इस फॉर्मूले को नोटिस करो, ये आपने 2 सेकेंड ले लिया, ये 2 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, जी ऑलरेडी फिक्स होता है, तो भाई एल भी तो कहीं ना कहीं निकाल सकते हो ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और एल की जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर आती है, ठीक है बेटा। बट दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर सेकेंड पेंडुलम ओनली, पहली चीज। अब हमने क्या करा, अब हमने इस बॉब को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, बॉब को हटा दिया और बॉब की जगह कोई मेटल की बॉल लगा दी, ठीक है, यानी हमने कोई मास सस्पेंड कर दिया, कोई मास हैंग कर दिया, तो और ये मेटल की वायर लगा रखी है, तो पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यानी अब जो फॉर्मूला होगा वो इस मास के अकॉर्डिंग चेंज होगा और फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, ठीक है बेटा। अब आप सोच रहे होंगे यार ये k क्या है ना, k जो है वो जो भी आपने यहाँ पर मेटल लिया है, इवन स्प्रिंग लिया है, जो भी लिया है वो उसका इलास्टिक कांस्टेंट है, मतलब वो उसके इलास्टिक नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई मेटल बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, कोई मेटल कम इलास्टिक होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब जितना ज़्यादा आप मास सस्पेंड करेंगे, जितना यहाँ पर वेट लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा टाइम पीरियड होगा, ठीक है बेटा। एक और चीज़ बता दूँ कि अगर टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो मोशन हो रहा है उसकी स्पीड कम हो रही है, क्योंकि 1 राउंड कवर करने में लगा टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और अगर टाइम पीरियड कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। ओके बेटा। अब एक एग्जांपल और इसमें मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ये मैं क्लास में मोस्टली एग्जांपल पूछती हूँ कि मान लो एक झूला है स्ट्रिंग वाला, हाँ ये रहा स्विंग, इस पर आप बैठे हुए हो, इसकी जो लेंथ है वो पूरी L है और आपने उसको यहाँ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, आप बैठकर आराम से झूला झूल रहे हैं, ठीक। टाइम पीरियड हो गया T1, यानी T1 टाइम में आप एक राउंड कवर कर रहे हो। अब सेम वही झूला है, ठीक है, जिसकी लेंथ सेम है और आप भी वही हो, ठीक, बस आपका मूड चेंज हुआ, आपने कहा भाई अब तो मैं खड़े होकर झूला झूलूंगा, आप खड़े हो गए और आपने स्ट्रिंग को यहाँ से पकड़ लिया। अब जो टाइम पीरियड हुआ वो हुआ T2। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2? तो रिलेशन कैसे पता चलेगा T1 बड़ा है या T2 बड़ा है? ठीक, झूला प्रैक्टिकल तो आप लोगों ने बहुत बार किया ही होगा, है ना, जब खड़े होकर झूलते तो स्पीड फास्ट हो जाती थी। खैर अभी हम फॉर्मूले वाइज जाएंगे। हमने क्या कहा अभी यहाँ, हमने कहा कि टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब यार अगर लेंथ बढ़ रही है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब आप बोलोगे यार लेंथ कैसे बढ़ रही है, लेंथ तो हमेशा सेम है। नो बेटा, लेंथ यहाँ से कंसीडर करी जाएगी जहाँ से आपने उसे होल्ड किया है, तो ये वाली लेंथ हो गई L1, ये वाली लेंथ हो गई L2। ऑब्वियसली दिख भी रहा है प्रॉपर, L1 इज ग्रेटर देन L2, इसका मतलब लेंथ ज़्यादा तो T1 इज ग्रेटर देन T2, ये तो आ गया रिलेशन। और अगर हम स्पीड के टर्म में बात करें तो ऑब्वियसली अगर हम दोनों की स्पीड रखते हैं तो खड़े होकर जो स्पीड होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है भाई। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। दिस क्लास इज़ फॉर सीरियस है ना CAPF। एक पॉइंट और है वो भी लर्न कर लीजिएगा, किसी भी SHM में जो वेलोसिटी है, ठीक है बेटा, एंड एक्सेलरेशन, ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है, कई बार स्टेटमेंट में आ सकता है। एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेशन ना लेकर आप डिस्टेंस ले लो, उनके बीच में फेज डिफरेंसेस पूछ लिया आपसे कि यार फेज डिफरेंसेस क्या होगा, तो याद रखना इन दोनों के या इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंसेस है वो बिल्कुल π/2 का होता है। ओके, ये पॉइंट है, ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा और ये होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो बेटा आज का टॉपिक SHM, जैसे कि आप लोग मुझसे जो भी टॉपिक बोलते हैं मैं उसी की क्लास ले लेती हूँ, ताकि आप लोग का भी है ना रिवीजन का टाइम चल रहा है, तो अब एग्ज़ाम आने वाला है तो आप लोग का रिवीजन चल रहा होगा। फिर भी अगर आपको फिर भी लगता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक कि हाँ ये ना वापस से पढ़ा दो या ये हमें कंफ्यूज कर रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताइए और मैं उस टॉपिक की वापस से क्लास ले लूँगी, या इस तरह की जैसे मैं जो रिवीजन क्लासेस ले रही हूँ उसमें ले लूँगी। अभी मैं आप लोगों का यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करूँगी, आप उसे सॉल्व कीजिएगा,
ठीक है। फिर उसकी नेक्स्ट डे या 2 दिन 3 दिन बाद मैं एक क्लास लेके उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करूँगी। पहले आप लोग को पेपर सेंड कर दूँगी ताकि आप लोग अपने लेवल पे उसको सॉल्व भी करें, ठीक है। अभी मैं रिकॉर्डेड क्लासेस ऑन रखूँगी, लाइव क्लास भी लेंगे, और अभी ऐसे ही रिविज़न चलता रहने देते हैं, ठीक है भाई। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद एवरीवन।